गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो निश्चित चीज़ों को डेमोस्ट्रेट नहीं करते हैं वो कौन से कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, इस तरह से जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ों को डेमोस्ट्रेट नहीं किया जाता है। जैसे देखेंगे वन, सम, एनी, एवरी, नोबडी, समवन, समबडी, एवरीबडी, नथिंग, इस तरह के जो शब्द होते हैं, एनीबडी, एवरीवन, एनीथिंग, समथिंग, तो ये सब कौन से कहलाते हैं? प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इनमें सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है कि जो ये वर्ड्स हैं या जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होगा वर्ब का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। समवन हैज क्या है? सिंगुलर फॉर्म। हैज और हैव है प्लूरल फॉर्म। तो समवन हैज स्टोलन क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, डेमोस्ट्रेट नहीं है कि किसने चुराया है, लेकिन समवन हैज स्टोलन हर नेकलेस, उसका गले का हार है जो वो किसी ने चुराया है। तो समवन हैज स्टोलन हर नेकलेस, तो यहां पे हैज क्या हुआ? सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ। समवन क्या हो गया? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। वन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, हमें अपने घर की सुरक्षा करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, इस तरह से बोल रहा है। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, तो वन क्या हो गया यहाँ पे? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब जो अगला है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप देखेंगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे जिसमें WH टाइप के क्वेश्चंस बताए थे, जिसमें हु, विच, इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं वो नाउन की जगह यदि यूज हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो एक प्रकार से क्वेश्चनिंग करते हैं। जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो इंटेरोगेशन अर्थात पूछताछ अर्थात एक क्वेश्चनिंग होगी, जिसमें हु, विच, होज, होम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो हु होगा, हु का प्रयोग होता है लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग पर्सन्स के लिए, जो सजीव हैं, जीवित हैं, उनके लिए हु का प्रयोग होगा। जबकि विच का उपयोग दोनों के लिए होगा, लिविंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग्स के लिए, मतलब सजीव चीज़ों के लिए भी और थिंग्स के लिए जो निर्जीव चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा कि विच का यदि प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा तो वो केवल दो चीज़ों के लिए, सिलेक्शन के लिए यूज होगा। अर्थात दो चीज़ों में यदि हमें सिलेक्शन को शो करना है कि उनमें से कौन, इस तरह की जब बात आती है तो वहां पर विच का प्रयोग केवल सिलेक्शन के लिए लिविंग थिंग्स में यूज होगा, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग होता है, जबकि लिविंग थिंग्स के लिए हु का प्रयोग होगा। इसके अलावा होम, होज, व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कौन से कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनके बारे में जो सबसे पहला नियम है वो ये कहता है कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए उपयोग होगा, जबकि विच का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए होगा, लेकिन जो पर्सन के लिए यूज होगा विच का प्रयोग वो सिलेक्शन को शो करने के लिए होता है। उदाहरण से देखते हैं, हु फॉर पर्सन, हु किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। तो हु कॉल्ड यू हेयर, तुम्हें यहां किसने बुलाया? तो जब बात लिविंग थिंग्स की हो रही है तो यहां पे कौन सा यूज होगा? हु, ठीक है। वो क्या हो गया? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद यदि हम विच की उपयोग की बात करें तो विच का उपयोग होगा विच फोन इज बेटर। फोन क्या हो गया? एक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, तो उसके लिए विच फोन इज बेटर, कौन सा फोन है जो बेटर है, ऐसे ही बात करते हैं ना सामान्यतः। तो विच फोन इज बेटर, तो फोन क्या हो गया? एक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, और इसके लिए हम कौन सा उपयोग करेंगे? विच का प्रयोग। लेकिन मैंने बताया कि विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए भी किया जाता है। कैसे? विच ऑफ देम सेड सो, बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी ने कुछ कहा, ठीक है। तो जो टीचर है मान लीजिए वो पूछ रहा है कि विच ऑफ देम, उनमें से किसने, बात सिलेक्शन की हो रही है ना कि उन लोगों में से किसने, तो उन लोगों में से किसने के लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा विच। तो विच ऑफ देम सेड सो, उनमें से किसने यह कहा, जो भी कहा वो किसने कहा। तो इस तरह के सिलेक्शन के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। ये तो हो गए दो बातें। जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जहां हम हु का प्रयोग करते हैं, हु अर्थात कौन, तो जहां हम हु का प्रयोग करते हैं यदि उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है
तो प्रीपोजिशन के बाद हु की जगह होम का प्रयोग होगा। जैसे वाई होम, किसके द्वारा, बाय होम, बाय क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया, और दो अगला सेंटेंस है वो है अबाउट, तो अबाउट भी क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। तो बाय और अबाउट इस तरह के यदि कोई भी प्रीपोजिशन है सेंटेंसेस में, तो उसके बाद हमेशा हु की जगह होम का प्रयोग होगा। बाय होम वॉज द फ्लावर प्लक्ड, फ्लावर यदि किसी के द्वारा तोड़े गए, मान लीजिए फूल तोड़े गए हैं किसी के द्वारा, प्लक्ड अर्थात तोड़ना, ठीक है। तो बाय होम किसके द्वारा वॉज द फ्लावर प्लक्ड, फूलों को तोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के बाद होम यूज होगा। सामान्यतः हु यूज होना चाहिए था, लेकिन नियम ये कहता है कि यदि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग ना होकर होम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह उपयोग होगा, ठीक है। अबाउट होम वॉज यू टॉकिंग, किसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो अबाउट क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद कौन सा शब्द यूज होगा, होम, हो की जगह होम यूज होगा, ठीक है। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। जो अगला है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हु, विच, होम, होज, दैट, इस तरह से यदि जो वर्ड्स आते हैं तो वो कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। या हम कहें कि जो नाउन के बारे में डिफाइन करेंगे इन शब्दों से, हु, विच, होम, होज, दैट, तो ये शब्द जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। पिछले हमने देखा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, उसमें भी यही वर्ड्स थे, लेकिन दोनों में अंतर है, और अंतर जो प्रमुख है वो क्वेश्चनिंग करेगा। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है एक प्रकार से रिलेटिव क्लोज को डिफाइन करेगा, अर्थात जो व्यक्ति की बात चल रही होगी उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें जानकारी देगा। जैसे उदाहरण से हम अभी समझेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, जो हु है उसका प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए उपयोग होगा। मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटेरोगेटिव के लिए नहीं। अभी रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग लिविंग्स के लिए होता है, सजीव चीजों के, जबकि विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। याद रखिएगा, एनिमल्स भले ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इनके लिए कौन सा उपयोग होगा, विच। उदाहरण से समझते हैं। दिस इज द मैन, यह एक आदमी है जो, हु क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो किसके बारे में बात करेगा, व्यक्ति के बारे में, मैन के बारे में, ठीक है। दिस इज द मैन हु ब्रॉट द न्यूज, यह वो व्यक्ति है जो न्यूज लाया था, ठीक है। दिस इज द मैन हु ब्रॉट द न्यूज, तो हु क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और मैन क्या हो गया, लिविंग थिंग्स हो गई। द हॉर्स, हॉर्स क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के लिए कौन सा उपयोग होगा, विच। द हॉर्स विच, विच क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन। द हॉर्स विच आई रिसेंटली वॉट इज एन अरेबियन, जो मैंने अभी अभी एक घोड़ा खरीदा है वो क्या है, अरेबियन है, एक नस्ल है, मान लीजिए अरेबियन नस्ल का। तो उसके लिए हम कहेंगे कि द हॉर्स, हॉर्स हो गया एनिमल, इसलिए इसके साथ उपयोग क्या होगा, विच। द हॉर्स विच आई रिसेंटली वॉट इज एन अरेबियन, ठीक है। हु और विच में अंतर समझ में आ गया। हु लिविंग थिंग्स के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। जब हम कोई भी वाक्य ऐसे बोलते हैं जिसमें होता है कि जो, इस तरह का जो शब्द आता है वो क्या डिफाइन करता है, आपका रिलेशनशिप। पिछले जो भी नाउन है उनके बारे में रिलेशन शो करता है। जैसे यहाँ पे मैन के साथ रिलेशन शो कर रहा था, यहाँ पे हॉर्स के बारे में डिफाइन कर रहा था रिलेशनशिप, ठीक है। जो रूल दूसरा कहता है वो ये कहता है कि दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए होगा, मतलब लिविंग्स के लिए भी, नॉन लिविंग्स थिंग्स के लिए भी दैट का प्रयोग होगा। कैसे, दिस इज द मैन दैट, हु की जगह क्या ये उपयोग हो जाएगा, दैट। दिस इज द मैन दैट ब्रॉट द न्यूज, तो वो भी सही है। द हॉर्स, विच की जगह क्या लिख देंगे, दैट। द हॉर्स दैट आई रिसेंटली वॉट इज एन अरेबियन, तो ए भी रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग हो सकता है हु और विच की जगह, मतलब दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए उपयोग होगा, ठीक है। और दैट का उपयोग सुपरलेटिव डिग्री, अभी हम पढ़ेंगे 3 डिग्री के बारे में। एक होता है जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आपने इस तरह के शब्द सुने होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, इस तरह से 3 कैटेगरी होती है ना कोई भी कार्य की। तो उसके लिए हम जो डिग्री डिफाइन करेंगे वो 3 तरह से डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री।
तो जो पॉजिटिव डिग्री सामान्य स्थिति को शो करने के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री वो सर्वोच्चता बताने के लिए उपयोग होता है। जब हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर उनके बारे में पढ़ेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ, दूसरा वर्ड्स है ऑल, ऑल, तीसरा है सेम, चौथा है ओनली, और पांचवा है नन और नथिंग। इन शब्दों के बाद दैट का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ही वॉज द मोस्ट, मोस्ट क्या हो गया, मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बाद जो प्रयोग होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, दैट। तो द मोस्ट क्या हो गया, याद रखिएगा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें भी कुछ रूल्स हैं, अभी जब एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्रीज के बारे में, क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल उदाहरण से समझते हैं कि आखिर बात है क्या। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीकर दैट आई एवर हियर्ड, मतलब वो सबसे अधिक, मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अधिक, ही वॉज द मोस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो होगा दैट। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीकर दैट आई एवर हियर्ड। अभी तक हमने जितनों को भी सुना उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट है वो ये स्पीकर है। इस टाइप से बात हो रही है, ठीक है। दूसरा मैंने शब्द बताया था ऑल, सेम, तो जो सेम यूज होगा इसके बाद भी दैट का प्रयोग होगा। कैसे, ही इज द सेम बॉय दैट ब्रोक द ग्लास। यहाँ पे हु भी प्रयोग हो सकता है यदि सेम नहीं लिखा है तब, लेकिन यदि इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वहां पे दैट का प्रयोग ही होगा। ही इज द सेम बॉय, हम कह रहे हैं कि ये वही लड़का है जिसने गिलास तोड़ा। ही इज द सेम बॉय दैट ब्रोक द ग्लास, ठीक है, पास्ट टेंस, ब्रोक द ग्लास। ये हो गए दो नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि जो हु का प्रयोग होगा वो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा, और उसके बाद जो फॉलोइंग होगी वो किससे होगी, वर्ब से। मतलब हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में जो फॉलोड बाय वर्ब होगा, जबकि होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा जो फॉलोड बाय वर्ब नहीं होगा। थोड़ी सी बात कॉम्प्लिकेटेड है, समझिए। फॉलोड बाय वर्ब का मतलब है कि उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है, फॉलोड बाय वर्ब। और यदि हम कहें नॉट फॉलोड बाय वर्ब, मतलब उसके बाद वर्ब नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जैसे ही इज द बॉय, यहाँ पे सेम नहीं लिखा है, यदि सेम लिखा होता तो हु की जगह दैट का प्रयोग होता, बताया है। ही इज द बॉय हु ब्रोक, तो मैं कह रहा हूं हु के बाद जो सब्जेक्टिव केस में फॉलोड बाय वर्ब होगा, तो देखिए ही इज द बॉय, बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु के बाद आएगा वो आएगा क्या, वर्ब, तो फॉलोड बाय वर्ब आएगा, मैंने बताया। तो ही इज द बॉय हु ब्रोक क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, एक क्रिया हो गई, हु ब्रोक द क्लास, ठीक है। द गर्ल होम आई मेट, अब देखिए यहां पे होम लिखा है, जिससे, होम, द गर्ल होम मतलब जिससे, जो लड़की है जिससे आई मेट टुडे, जिससे मैं आज मिला, वॉज हिज फ्रेंड, वो मित्र थी, किसी की भी बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ये बात चल रही है। तो द गर्ल होम के बाद क्या आया, आई। मैंने बताया कि आई क्या है, वर्ब नहीं है, तो जो होम होगा वो नॉट फॉलोड बाय वर्ब होगा, मतलब होम के बाद वर्ब नहीं आएगा और हु के बाद वर्ब ही आएगा, ठीक है। द गर्ल होम आई मेट टुडे वॉज हिज फ्रेंड। तो ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इससे संबंधित भी प्रश्न अधिकांशतः देखे गए हैं परीक्षा में, तो हु, विच और दैट, इन सब से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। बाकी इनके बारे में और जो डीप है वो हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब क्लोजेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हद तक ये बातें क्लियर होंगी। अभी केवल ये समझिए कि किसके साथ क्या उपयोग होगा, किसके साथ क्या प्रयोग होगा, क्या नहीं होगा, इस बारे में समझना है हमें, ठीक है। जो अगला है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का अर्थ होता है किसी भी चीज पर जोर देने के लिए जो वर्ड्स का प्रयोग करेंगे वो एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे
हम कभी भी कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें कहा जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह उपयोग होंगे, बस उनका उपयोग करने का तरीका अलग होगा। जैसे हम देखेंगे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, इस तरह से जो वर्ड्स थे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन वो एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं जब उनको किसी एम्फेटिक्स के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ वेंट टू फाइनलाइज द डील, मतलब मैं स्वयं ही जाकर उस डील को फाइनल करता हूं। आई माई सेल्फ वेंट टू फाइनलाइज द डील। तो जो फोकस्ड है, जो एम्फेसिस है वो किस पर है? माई सेल्फ पर। तो माई सेल्फ क्या हो गया? जहां जोर दिया जाएगा उन सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन उपयोग होगा। दे देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं ने ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक। तो देमसेल्फ क्या हो गया? आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामान्य सी बातें हैं, केवल याद रहे कि हाँ ये होता है। ठीक है। दूसरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल अर्थात म्यूचुअल रिलेशनशिप जो शो करेंगे, मतलब एक दूसरे से, ऐसा होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होता है, जैसे ईच अदर और वन अनदर। यदि दो पर्सन और थिंग्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशन को शो करना है तो जो शब्द होगा यूज वो होगा ईच अदर, ईच अदर दो लोगों के बीच में, और वन अनदर होगा वो दो से अधिक पर्सन्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशन यदि शो करना है, मतलब A to B, B to C, C to D और A to D, इस तरह से यदि म्यूचुअल रिलेशन शो करना है तो आप वन अनदर यूज करेंगे। और यदि A to B या B to A और B हैं, जो दो पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप बोलें A और B क्या है? A और B क्या है? दो पर्सन लेके चल रहे हैं, तो A और B का यदि रिलेशन रहेगा और B का A से, तो वो कहलाएगा म्यूचुअल रिलेशन। तो ये कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर। उदाहरण देखते हैं, दे ऑल लव्ड वन अनदर, मतलब एक कोई मान लीजिए क्लास है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम कहेंगे कि वो सभी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो दे ऑल लव्ड वन अनदर, तो ऑल लव्ड मतलब दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे उपयोग होगा वन अनदर। ठीक है। उसके बाद जो ईच अदर रहेगा वो दो के लिए उपयोग होगा। मिस्टर और मिसेस शर्मा है, वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लव्स ईच अदर। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लव्स ईच अदर। तो ये हो गया ईच अदर, क्या होगा यहाँ पे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, ए से भी एक दूसरे के बीच में। तो एक दूसरे के बीच के लिए जो शब्द उपयोग होंगे वो ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर दो पर्सन या थिंग्स के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पे से आ चुका है। ईच अदर की जगह मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लव्स वन अनदर, तो वन अनदर आपका गलत होता, उसकी जगह आपको किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता? ईच अदर से। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। जो अंतिम है वो है एक्सक्लेमेटरी। आपने एक्सक्लेमेशन साइन भी देखा था इस तरह से, ठीक है, टिक्का के नीचे बिंदी, तो वो एक्सक्लेमेशन साइन था, पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, जो हमने बताए थे, वाक्य भी बताए थे विस्मयादिबोधक। तो यदि इन सेंटेंसेस में यदि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज हो रहा है एक्सक्लेमेशन के लिए, अचानक से आने वाली फीलिंग को शो करने के लिए, तो वो कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन सरप्राइज को शो करने के लिए, जैसे व्हाट यू डोंट नो अमिताभ, क्या तुम अमिताभ को नहीं जानते? तो जो एक सरप्राइज शो करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज होगा वो कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, व्हाट यू डोंट नो अमिताभ, तो व्हाट क्या होगा यहाँ पे? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रोनाउन के बारे में। अब जो अगली क्लासेस होगी वो होगी एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो होगा उसमें दो रहेंगे, नाउन या प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं जनरली उसे, जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब नॉट एडवर्ब। ठीक है, पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे प्रोनाउन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप पढ़ते रहेंगे। काफ़ी विलम्ब हो रहा है क्लासेस में, कुछ व्यक्तिगत, व्यवसायिक, सामाजिक, पारिवारिक अनेक कारण होते हैं जिनकी वजह से क्लासेस को रेगुलर नहीं लिया जा पा रहा है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे। गंभीरता से पढ़ें, सीरियसली पढ़ें। सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि आप मुँह को सीरियसली बनाकर बैठकर पढ़ाई करें, गंभीरता से पढ़ें, एंजॉय भी करें, पढ़ाई भी करें।
दोनों समांतर चलनी चाहिए, बस एक दूसरे में बाधा उत्पन्न ना हो। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।